नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग ज्योग्राफी के करंट अफेयर कर रहे हैं और शायद मेरे जो पहला लेक्चर डला हुआ है ज्योग्राफी का, उसमें आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ इन द सेंस कि मैंने भी सुना था कि स्टार्टिंग में आवाज़ कुछ दूर तक आई, उसके बाद आई नहीं है आवाज़। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए और वो लेक्चर हो सकता है फिर से बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो लेक्चर जा रहे हैं आपके पास, उसमें बाकायदे आवाज़ आएगी। जो पहला लेक्चर है उसमें आवाज़ नहीं आई होगी तो उसमें एक बार फिर से क्रॉस चेक अभी किया जा रहा है। नहीं आई आवाज़ अगर है, मतलब वैसे यही है, कंफर्म है कि नहीं आवाज़ आई है। अगर किसी एंगल से सही करके देखा जाए, यहाँ सिस्टम की कोई एरर ना रही हो, अगर वो मान लीजिए रिकॉर्ड करते समय ही आवाज़ नहीं है तो उसको फिर से रिकॉर्ड करके आपके पास उसमें सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो और करंट अफेयर ऐसा ना लगे कि हाँ केवल पेंडुल ऐसे करके चले गए हैं, सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा है, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि सितरंग चक्रवात आया था, हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 लेक्चर आपके पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देखिए। हमने इसके पहले जहाँ तक कंप्लीट किया था उसी के आगे कंप्लीट कर रहे हैं। सितरंग चक्रवात की बात करें तो खबरों में क्यों है, पहले ये याद रखिएगा। सितरंग नाम याद रखिएगा, 7 रंगों से बना। ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं तो दिमाग लगा लो कि हाँ 7 रंगों से बना है, ऐसा नहीं है। तो चक्रवात सितरंग ने निचले इलाकों में, घनी आबादी वाले इलाकों में दस्तक दे करके बांग्लादेश में कहर बरपाया है। बांग्लादेश में याद रखिएगा, थाईलैंड द्वारा इसका नाम दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और सितरंग वर्ष 2022 के मानसून के बाद के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला चीज तो ये याद रखिए कि ये इसका नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। दूसरी चीज़ ये कि ये कौन सा चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तीसरी चीज़ ये कहाँ पे आया है, बांग्लादेश के साइड में आया है। 3-4 चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। 2018 में तितली बंगाल की खाड़ी में आखिरी चक्रवात था। तितली, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट डालेगी। 2018 की इस स्टेटमेंट को डाल देगी। अब आप कंफर्म रहोगे कि नहीं रहोगे कि ये आपको पता होगा। कंफर्म कैसे रहोगे, वीडियो देखोगे नहीं, ये लेक्चर आपने स्किप कर दिया, देखा स्टार्टिंग में 2-4 मिनट, मैं मानता हूँ कि कुछ सिस्टम जनरेटेड एरर हो सकती हैं, लेकिन कुछ देर देखा, अरे छोड़ो भैया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकायदे उसी को समझाने का काम हमारा है। लेकिन कंटेंट तो सही है, मार्केट में जो पढ़ोगे वही भी यहाँ भी तो है, ध्यान से देखो। तो आगे कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विषय में आपने पढ़ा होगा। किस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ेंगे, नहीं तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एक टॉपिक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दाब, तेज हवाओं, भारी बारिश इसकी विशेषता है। इतना स्टेटमेंट ही यूपीएससी उठाकर दे देगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशिष्टता या विशेषताओं में से एक चक्रवात की आंख आई या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान, कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होता है। फिर से सुन लीजिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता में या विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख, केंद्र में साफ आसमान होना, गर्म तापमान होना, कम वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र होना, ये सब कुछ आ जाता है। इस प्रकार के तूफानों को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागर में हैरिकेन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया और चीन में टाइफून या खून के नाम से याद रखो कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर क्षेत्रों में इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम में आपके सामने ये क्वेश्चन रखा होगा, आप देख लीजिएगा। कह रहे हो भविष्यवाणी, कह रहे हो बहुत लोग भविष्यवाणी करके चले जाते हैं, हम नहीं कह रहे भैया, लेकिन ये आया है, हज़ारों बार रिपीट हुआ है और फिर आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि वो चक्रवात करंट में है और ये चक्रवात वहीं के तो हैं। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत की बात कर रहा है, अमेरिका साइड और मॉस्को साइड में इसे क्या बोला जाता है, हैरिकेन बोला जाता है। अमेरिका और मॉस्को में क्या बोला जाएगा, हैरिकेन बोला जाएगा। और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में इसे टाइफून या खून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइफून या खून बोला जाता है।
खून मतलब यार अपने मन से बोल रहा हूँ मैं, अब दिमाग उसमें मत लगाना एक्स्ट्रा। आप याद करने के लिए बता रहा हूँ कि ड्रैगन जो हमेशा देखो हम डसने के लिए तैयार होता है ना सबको, तो उसके खून, वो खून का हमेशा प्यासा रहता है, जहाँ देखो तहाँ वहाँ लड़ रहा होता है, उसकी वजह से याद किया है ऐसा, मैंने खुद याद किया है। मैं जब भी आता है तो ऐसे ही याद करके रखता हूँ। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर की बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अपने यहाँ चक्रवात बोला जाता है इसे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साइड आई तो क्या होगा, विली विली, क्या होगा, विली विलजिल, विली विलीज नाम दिया जाता है, विली विलीज, ठीक है। आगे कह रहा है इस तूफान या चक्रवात की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। मतलब कहने का घड़ी की सुई ऐसे होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि तूफान चक्रवात की गति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया आपका ऊपर का, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया नीचे का। तो कह रहा है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक, घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत आएगा, ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे हो, इस साइड, ठीक। और आगे देख लेते हैं, दक्षिणी भाग की बात करें तो घड़ी के सुई की दिशा के साइड आएगा, कहाँ आएगा, दिशा के साइड आएगा, घड़ियों के साइड चलेगा। मतलब एक तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के साइड में चलेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय तूफानों के बनने और उनके तीव्र होने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहली चीज 27 डिग्री सेल्सियस यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन निकाला था 2021 और 22 का पेपर उठा के देख लो। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक बड़ी समुद्री सतह होनी चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, ऊर्ध्वाधर और लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव हों, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवात परिसंचरण हो, और समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन डिसवर्जेंस होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली एक समुद्री सतह हो जो कि उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसी प्रकार से जो कोरियोलिस जो आपका बल होता है उसकी उपस्थिति अनिवार्य है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत हवा की जो है गति वो छोटे बदलाव को संकेत करती हो, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब क्षेत्र निम्न स्तरीय चक्रवात परिसंचरण होना चाहिए, समुद्री तल प्रणाली के ऊपर विचलन होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। गठन और प्रारंभिक विकास के चरण की बात करें तो चक्रवाती तूफान का निर्माण, प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्र की सतह से वाष्पीकरण द्वारा गर्म महासागरों से ऊपरी हवा में जल वाष्प एवं उष्मा के हस्तांतरण पर निर्भर करता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, वो ये कह रहा है कि जो चक्रवाती तूफान का निर्माण होता है, उनके कहने का मतलब ये है कि चक्रवाती तूफान का जो निर्माण होगा वो प्रारंभिक जो विकास होता है उसका मुख्य रूप से समुद्र की जो सतह होती है, अब ये समुद्र है इसके ऊपर की ही सतह की तो बात कर रहे हैं, सतह से वाष्पीकरण, पानी का ऊपर चले जाना, मतलब वाष्पित हो जाएगा, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, द्वारा गर्म महासागर, सागर गर्म होगा तभी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, से ऊपरी हवा में जलवाष्प, जो बताया मैंने कि जलवाष्प बन करके उष्मा के हस्तांतरण पर निर्भर करता है, कितनी मात्रा में उष्मा का हस्तांतरण होता है, मतलब जाता है। या समुद्र की सतह से ऊपर उठने वाली हवा के सघनन के कारण बड़े पैमाने पर ऊर्ध्वाधर मेघपुंज के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बादलों का बनना या फिर वाष्पीकरण की दर वास्तव में होती किसके द्वारा है। वो जब हो, मान लीजिए बादल बनेंगे तो किसके द्वारा बनेंगे, वाष्पीकरण हुआ मान लीजिए, तो वाष्पीकरण बनने के बाद जो बादल बनने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा स्टार्ट होती है, तो वो होती है संघनन के द्वारा। किसके द्वारा, संघनन के द्वारा। 2016 में पूछा गया, ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। करंट पढ़ा रहा हूं लेकिन चीजें निकल के उसमें मिल रही हैं तो इसीलिए इंटरलिंक करने का प्रयास कर रहा हूं। आगे,
परिपक्व अवस्था कब होती है इस चक्रवात की? तो जब उष्णकटिबंधीय तूफान तीव्र होता है तो वायु जोरदार गरज के साथ उठती है और क्षोभ मंडल स्तर पर क्षैतिज रूप से फैल जाती है। क्षोभ मंडल स्थल जानते हैं 13 किलोमीटर तक, पृथ्वी से ऊपर 13 किलोमीटर तक फैली हुई है, उसी को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद बाह्य मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद समताप सीमा, समताप सीमा के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद मध्य सीमा, मध्य सीमा के बाद आपका आ जाता है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद फिर आपका आ जाएगा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल के बाद आ जाएगा आपका अंतरिक्ष, जहां पर सब कुछ आपको काला ब्लैक कलर का नजर आएगा। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि एक बार जब हवा फैलती है तो उच्च स्तर पर सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, जो संवाहन के कारण हवा के नीचे की ओर गति को तेज करता है, नीचे की ओर गति को तेज करता है। अब अवतरण के उत्प्रेरण के साथ वायु संपीड़न मतलब कि कांपने लगती है और कांपेगी धर 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 ऐसे से, उसके बाद उसमें गर्माहट पैदा होगी। जब दौड़ते हो तो गर्माहट पैदा होती है, आपने भी देखा होगा। और गर्म नेत्र निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब की बात करें तो उत्पन्न होता है। हिंद महासागर में परिपक्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की मुख्य भौतिक विशेषता अत्यधिक अशांत विशाल क्यूमुलस थंडर क्लाउड बैंड का एक संकेंद्रित प्रतिरूप है। संशोधन और क्षय क्या है? तो ये जो चक्रवात है ये केंद्रीय निम्न दाब, आंतरिक उष्मा और अत्यधिक उच्च गति के संदर्भ में कमजोर, जैसे ही गर्म नम हवा का स्रोत कम होना स्टार्ट होता है उस समय पर की बात कर रहा है, या अचानक कट जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने निम्न दाब और आंतरिक उष्मा अत्यधिक उच्च गति के संदर्भ में कमजोर होना शुरू हो जाता है। कब होगा? जब गर्म नम हवा का स्रोत कम होना शुरू होगा और अचानक कट जाएगा तब। आगे हम पढ़ते हैं बहुजोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली की वैश्विक स्थिति लक्ष्य जी क्या है? लक्ष्य जी क्या है आपका? तो हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने बहुजोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली की वैश्विक स्थिति लक्ष्य जी शीर्षक से एक रिपोर्ट जाएगी। उस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर आधे देश बहुजोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा संरक्षित नहीं है, यही टाइटल है, इसीलिए खबरों में है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को होता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जामों के लिए आ सकती है और मैच द फॉलोइंग करवाने के लिए दे देगा। तो मैच द फॉलोइंग का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट फंडा यही कि एक भी चीज अगर आपको याद आती है तो आप उससे पूरे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 13 अक्टूबर को चिन्हित करने के लिए यह जारी की गई है। सेंदाई फ्रेमवर्क के विषय में आपने खूब अच्छे सुन रखा होगा, में उल्लेखित लक्ष्य का आंकड़ा विश्लेषण किया गया था और यह विश्लेषण आपदा जोखिम में कमी और रोकथाम के लिए एक वैश्विक खाका खींचता है। फ्रेमवर्क में 7 लक्ष्यों में से लक्ष्य जी का उद्देश्य वर्ष 2030 तक लोगों को बहुजोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों और आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता में वृद्धि करना और उन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना ही उनका कर्तव्य है। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो यह इसकी स्थापना ये इंपॉर्टेंट है 1989 में दुनिया भर में आपदा न्यूनीकरण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान की बात की गई थी। ठीक, 2015 में जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पे तीसरे संयुक्त राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया गया कि स्थानीय स्तर पर आपदाएं सबसे कठिन होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए हमें कुछ विशेष स्पेशल करना चाहिए। इसीलिए उसमें जान माल की क्षति और बहुत सामाजिक आर्थिक उथल पुथल की क्षमता होती है और उनको कम करने के लिए हमें कुछ वैश्विक रूप से एक साथ मिलकर के कुछ प्रयास करने चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में इसको किया गया। तो पूर्व चेतावनी प्रणाली की बात करें तो पूर्व चेतावनी प्रणालियों में तूफान, सुनामी, सूखा, लू सहित आने वाले खतरों से पहले ही लोगों को होने वाले नुकसान और संपत्ति की क्षति के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है,
के लिए एक सफल साधन है। बहुजोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली कई खतरों को संबोधित करती है, अकेले एक या एक साथ व्यापक हो सकते हैं। ठीक है, कई प्रणालियां केवल एक प्रकार के खतरे जैसे बाढ़, चक्रवात को कवर करती हैं। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं, कोयला की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोयला की बात कर रहे हैं। कोयले में यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इसमें ब्लैक गोल्ड के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जिससे अभी भी सबसे ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन की बात करें, घरेलू ईंधन में लोहा, इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने में किया जाता है। कोयले से उत्पादन बिजली को थर्मल पावर कहते हैं। जो कोयले से उत्पन्न बिजली होती है उसे क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में चीन सबसे प्रथम स्थान पे है। उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत 5वें स्थान पर आपका शामिल है। भारत में कोयले का वितरण की बात करें तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र की बात करें तो 250 मिलियन वर्ष पुराना है। यहाँ भारत का लगभग 98% कोयला भंडार और कुल कोयला उत्पादन का 99% गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत के धातुकर्म ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला गोंडवाना से ही प्राप्त किया जाता है। अगर ये हम बात करें तो बिहार पीसीएस में अभी 2023 के बिहार पीसीएस में जो कि आपका 12 फरवरी को संपन्न हुआ, वहां पर पूछा था कि कोयला संपन्न कौन सी घाटी है, तो दामोदर घाटी है। ये देखिए आ ही गई, झारखंड पश्चिम बंगाल में है। महानदी के विषय में पूछ रखा था, उसने ऑप्शन दे रखा था छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। गोदावरी के विषय में नहीं दे रखा था, महाराष्ट्र में है। नर्मदा घाटी के विषय में नहीं दे रखा था, वहां पर केवल ऑप्शन में 3 ऑप्शन थे आपके, दामोदर घाटी और महानदी घाटी, एक और कोई ऑप्शन में था। ठीक है, तो आपका एक या एक से अधिक वहां पर ऑप्शन डी था, वो उसमें ये सही था। अब जिन्होंने ये पढ़ा होगा, बहरहाल ये तो वीडियो लेट पड़ेगी तो पढ़ाई कहाँ से होगा, लेकिन जो जानते होंगे थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके लिए ये सही था। अब आप सोचिए कि लिंक करके कितना इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पढ़ने वाला तो होना चाहिए, बहाने तो रोज़ दुनियादारी मनाते हैं लोग, कुछ ना कुछ, कहीं पैर दर्द हो रहा है, कहीं मम्मी याद कर रही है, कहीं पापा याद कर रहे हैं, कहीं गर्लफ्रेंड भाग गई, कहीं पर फलाना हुआ, ढिमका हुआ, मूवी देखनी है, ये देना है, वो करना है, फलाना। जिनको पढ़ना है उनको सारी चीज़ें, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है। और भैया वही है कि एक कहावत कही गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये बचपन वाली है, बहुत घिसी पिटी है, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि तो शादी भी अच्छे से हो जाएगी, वरना विश्वास मानिए कि शादी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। शादी के लिए कोई पूछने नहीं आएगा भाई, तुम कितनी भी बड़ी आईएएस की तैयारी करो। तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट ये है कि नौकरी ले लीजिए, चाहे प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हों, थोड़ा अच्छे कंडीशन में अच्छा पैसा कमाने के लिए, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तृतीय कोयला क्षेत्र की बात करें तो 15 से 20 मिलियन वर्ष पुराना। कार्बन की मात्रा बहुत कम लेकिन नमी और सल्फर से भरपूर होता है। यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तक ही सीमित है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, हिमालय की तलछटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल शामिल हैं। तो आप लोग को लग रहा है बहुत तेज पढ़ा गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से सुन लीजिए। असम में इसमें शामिल है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल इसमें शामिल है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र शामिल है, तो और हिमालय के तलछटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कोयला कह रहा हूँ, केरल क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, आगे कह रहा है वर्गीकरण की बात करें तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है आपका 80 से 95% कार्बन सामग्री जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला जो होता है 60 से 80% कार्बन सामग्री एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लेग्नाइट की बात करें तो 40 से 55% कार्बन सामग्री होती है, उच्च नमी सामग्री, और राजस्थान, लखीमपुर, आसाम और तमिलनाडु में पाया जाता है। पीट की बात करें तो 40% से कम कार्बन सामग्री, कार्बनिक पदार्थ लकड़ी से कोयले में परिवर्तन के पहले चरण में होता है। अब आगे आ जाते हैं काला नमक चावल, ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।